मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर अध्याय 2 आपके रसायन शास्त्र 10वीं वर्ग का पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में आप अपने किचन में, अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं और इन सब को हम लोग आज समझेंगे। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण अध्याय 2 10वीं वर्ग का चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। आप लोग हमें ये बताइए कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया और कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, तो अब आप लोग इसको ठीक करने के लिए, तबीयत सुस्त हो गई तो क्या करेंगे? आपके पास नींबू का रस है, सिरका है, इनो है, बेकिंग सोडा है, तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए? तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल जब बढ़ गया है तो खट्टी डकारें आ रही, तो और अम्ल तो लेना नहीं चाहिए, तो आप क्या लेंगे? तो क्षार लेंगे। तो इनो बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग लेते हैं। ऐसे बेकिंग सोडा भी अगर आपके किचन में मदर रखती हैं तो वो भी आप उसको घोलकर पिएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस बात से आपको क्या अर्थ लगता है? अर्थ ये है कि हम अम्ल और क्षार का गुण धर्म के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में ये काफ़ी आम बात है कि हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया या इनो पिया या डाइजीन ले लिया, तो ये सब लेने से हमारी तबीयत तुरंत ही अच्छी हो जाती है। अब हम लोग इसको समझने के लिए, इसके गुण धर्म को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि कुछ ऐसे सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी हैं और सिंथेटिक सूचक भी हैं, जो आपको ये बताएंगे। ऐसे आप लोग सोचिए तो अम्ल को सोचने से ही, बहुत सारे फल हम लोग खाते हैं, खट्टे फल, तो आप अगर सोचेंगे तो तभी आपको जैसे मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है, खट्टा जैसा एहसास आने लगता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो थोड़ा सा कड़वा, कसैला जैसा प्रतीत होता है। बहुत सारे सब्जियां या बहुत और भी कई प्रकार के फल वगैरह हैं जो थोड़ा कसैला जैसा स्वाद देता है। तो हमको आराम से अपने भोजन में जो भी सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं उसमें उसको महसूस करते हैं, तो हमें अम्ल और क्षार का थोड़ा पता चलता है। तो हम एक परिभाषा, साधारण सी परिभाषा ले सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा है और क्षार क्या है? तो वह स्वाद में कसैला है। इसी बात को, इस गुण धर्म को, ये सबसे कॉमन इसका साधारण गुण है, लेकिन इसके आगे और इसकी पहचान साबित करने के लिए हम लोग कुछ सूचक, उसे कहते हैं अम्ल क्षार की पहचान करने वाला सूचक या इंडिकेटर, उसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अम्ल को पहचान पाते हैं या क्षार को पहचान लेते हैं। प्राकृतिक रूप से जो सूचक हैं, जैसे कि लिटमस। लिटमस क्या है? अभी आपको हम दिखाएंगे। ये लिटमस पत्र जो है यह थैलोफाइटा वर्ग के लाइचन समूह को निकाल करके उससे एक्सट्रैक्शन, उसका रस निकाला जाता है और उससे तैयार किया जाता है। तो वह बैंगनी रंग का प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन उसे नीला और लाल दोनों तरह से वो दिखाता है। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र, ये हमारा एक प्राकृतिक सूचक तैयार किया गया है। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ आपके जीवन में हरदम होता है कि आप लोग सफ़ेद शर्ट स्कूल जाने के लिए पहने हैं, उस पर थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाया और हल्दी का दाग, सब्जी और दाल वगैरह में हल्दी डालते हैं तो वो पड़ गया, वो शर्ट में पीला रंग लग गया। अब वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन लगाकर धोते हैं।
धोने से आप देखेंगे कि क्षार रहता है साबुन में और वो और लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पीला कलर और लाल हो जाता है, तो और अजीब सा हो जाता है। फिर हम लोग उसको खूब धोते हैं। खूब धोते धोते जो है फिर हल्का सा पीला होता है। तो यह एक बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन आपके किचन में क्या मिलता है? हल्दी। हल्दी तुरंत पीला रंग किसी भी सफ़ेद कपड़े को कर देता है। और यह इसका एसिड से रिएक्शंस हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर क्षार वाला साबुन आप उस पर यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो लाल कलर दिखाने लगता है। तो ये प्रतीत होता है कि यह क्षार वाला साबुन है, ये इसकी पहचान होती है। तो हल्दी भी एक हमारे लिए प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग आप करके पहचान सकते हैं कि यह क्षार है कि अम्ल है। इसके बाद कुछ ऐसे फूल भी हैं प्राकृतिक जो हमारे आसपास, जैसे कि पिटूनिया है। आप यहाँ देखें, मैंने आपके लिए लिखा है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है। ये सब की फूल की पंखुड़ियाँ भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ढेर सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अब इसके आगे सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि जब हम ऊंचे क्लास में पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत ही ज़्यादा ही आपको परफेक्टली काम करना पड़ता है। तब उस समय हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन, ये दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इन सब चीज़ों का आप उपयोग करेंगे। तो आज हम आपको जो सबसे पहला है लिटमस पत्र, प्राकृतिक सूचक, जो इसका दो कलर है, नीला और लाल। जैसा कि मैंने लिखा है कि नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ब्लू लिटमस पत्र है। आप देखें, आपके लैबोरेटरी में आपको ये काफ़ी मिलेगा आसानी से, और इसका हर समय आप उपयोग करेंगे। ये कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर है। तो हमने क्या बतलाया कि अम्ल जो है वो ब्लू कलर लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये आपने देखा। अब मैं दूसरा आपको दिखाने जा रही हूँ, लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र आप देखें, ये लाल लिटमस पत्र है और यह क्षार को नीला कर देता है। तो क्षार NaOH जैसे सबसे कॉमन आपके लैब में मिलेगा, तो उसमें आप इसको डालेंगे तो ये आपको रेड कलर देगा, और ब्लू कलर देगा, और आपको ये पता चलेगा कि वो क्षार है। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग इसको समझेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। तो मैं एक सॉल्यूशन आपके सामने लाई हूँ H2SO4 का, तो उसमें हम ब्लू लिटमस को डालकर देखेंगे। अब हमने ब्लू लिटमस पत्र लिया है और H2SO4 डाइल्यूट, कॉन्क नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्क लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो हमारा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे काम जो हम करते हैं वो जनरली हम हर समय जब कॉन्क का आवश्यकता होगा तभी उसका उपयोग होगा। उसका उपयोग बहुत सावधानी से होता है, लेकिन डाइल्यूट को हम आराम से कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि कैसे यह कलर बदल रहा है। इसको मैंने इसमें डाला, डुबाया, और धीरे धीरे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यह कैसे रंग बदल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा इसका कलर बदलना। तो ये पहचान कर रहा है कि यह अम्ल है और नीला लिटमस को यह लाल कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो सॉल्यूशन है, अम्ल है या क्षार है, इसकी पहचान A और B, मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, आपको मालूम नहीं है, तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि यह जब अम्ल है तो वो दूसरा वाला क्षार है। ऐसे क्षार के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाल वाला डालेंगे तो वो नीला होगा, तो दूसरे वाले को हम कर देंगे
कि ये अम्ल है। तो इस तरह से हम आराम से इसको दोनों को अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप टाइट्रेशन अम्ल क्षार का परसेंटेज वगैरह निकालना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सब सीखेंगे, तब उस समय इसका उपयोग होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मिथाइल ऑरेंज। आप नाम देख रहे होंगे और इसका कलर नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज है, तो ये हल्का ऑरेंज कलर होता है और यह चेंज करता है जैसे जैसे अगर आपने अम्ल में डाला और या फिर आपने क्षार में डाला, तो इस तरह से ये आपको आगे दिखलाएगा कि ये कैसे एक्शन करता है। अब ये दूसरा है मेरे पास फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन। ये दोनों आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आगे आपको बहुत सारा यही दोनों के साथ काम करना होगा। ये है फेनोल्फथालीन, देख रहे हैं, इसका रंग नहीं है, कलरलेस रहता है, पानी जैसा ही रहता है, लेकिन ये कलर चेंज कैसे दिखाएगा ये आप जब टाइट्रेशन सीखेंगे तभी आप इसको पहचान सकेंगे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाना जाता है इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के द्वारा। अब हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जैसे मैंने एक टेबुलर फॉर्म आपके लिए किया है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ सूचक है 4, नीला लिटमस, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। ये चारों लिटमस मैंने लिया है। इधर मैंने केवल अम्ल लिया है HCl, H2SO4, HNO3, और ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है जो हम लोग भोजन जो तरह तरह का फल वगैरह खाते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो ये सब तो इनऑर्गेनिक है, खनिज अम्ल है, और ये हमारा ऑर्गेनिक है। ये इन सब के बारे में भी आपको आगे पढ़ना होगा। इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो नीला लिटमस का प्रभाव होगा लाल होगा और लाल लिटमस का कोई प्रभाव इन अम्ल पर नहीं होगा, तो यहाँ मैंने डैश कर दिया। और मिथाइल ऑरेंज का क्या प्रभाव होगा इन अम्ल पर, तो वो जो ऑरेंज था वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फेनोल्फथालीन जो है वो रंगहीन ही दिखाएगा। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। ये क्षार मैंने लिखा है NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने 5 ठो लिखा। ये बहुत ही कॉमन है आपके लेबोरेटरी में, एकदम आराम से आपको इसी सब के साथ आपको सारा क्रिया करना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए नीला लिटमस के साथ डैश हो गया, इसका प्रभाव कोई प्रभाव नहीं, और लाल लिटमस के लिए ये एक्शन दिखाया और ये नीला कलर हो गया। मिथाइल ऑरेंज में यह पीला हो जाता है। जितने क्षार हैं इनका कलर बदलता है और यही पॉइंट हम लोग को पहुंचना पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट किया। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस जानकारी के लिए दे रही हूँ। इसके बाद है ये फेनोल्फथालीन। यहाँ तो रंगीन था लेकिन क्षार में यह गुलाबी कलर का, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का, जैसा पिंक मैंने ये लिखा है वैसा ही गुलाबी रंग का ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये चारों का प्रयोग आप अपने प्रयोगशाला में हरदम करेंगे, इसलिए जो मुख्यतया जो जो कार्य आप करेंगे उनकी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग तो प्याज खाते हैं, वेनिला एसेंस जो केक वगैरह में डाला जाता है, लौंग का तेल का तो मेडिकल वैल्यू भी है, दांत दर्द ये सब में यूज़ करते हैं, और इसको भोजन का तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना बनाए तो लौंग तो ज़रूर डालेंगे। ये सब बहुत तेज़ गंध वाले चीज़ हैं। क्या है ये? बहुत तेज़ इसमें गंध है। तो लेकिन इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। इसे कहते हैं गंधीय ऑल्फैक्टरी, यानी सुगंध, जो गंध हमको नाक से लगता है, ऐसे भी सूचकों के प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो प्याज का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं, वो गंध जो प्याज का अपना खास गंध है वो कायम है। वेनिला का भी जो गंध है स्पेशल वो कायम है। लौंग का तेल का भी गंध है।
लेकिन जैसे ही आपने कोई क्षार डाला तो क्या हो जाएगा, ये गंधहीन हो जाएगा। प्याज के साथ वेनिला के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा और लौंग का तेल के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा। तो गंध से भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा क्या कि विभिन्न सूचक, प्राकृतिक सूचक और सिंथेटिक सूचक, और इनका प्रभाव अम्ल और क्षार पर कैसे होता है। और फिर गंधीय कुछ है कि जो गंध का असर दिखाते हैं, तो उससे भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो ये अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण धर्म है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि अम्ल जो है वह कैसे बनता है। अम्ल हमेशा अधातु के ऑक्साइड्स को जब हम जल में घुलनशील करते हैं तो वह अम्ल बनता है। आप याद रखेंगे कि अम्ल क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर में घुलनशील किया तो हमें सबसे साधारण अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? कार्बनिक अम्ल। आप बताइए, तो आपने कार्बनिक अम्ल पिया है? ज़रूर पिया है। आपने जो भी आप पेप्सी वगैरह, कोको कोला ये सब पीते हैं, उसमें क्या है? उसमें कार्बनिक अम्ल मिला रहता है। और यह थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि बहुत वीक अम्ल है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बुलबुला जैसा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर निकलने लगता है। तो ये कार्बनिक अम्ल जो है, यह कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील रहता है इसमें, लेकिन जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बाहर हो जाता है। तो ये अम्ल है। और क्षार इसके विपरीत क्या है? तो क्षार है धातु के ऑक्साइड्स। क्या है? धातु, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब, पोटाशियम, इन सब के ऑक्साइड्स जब जल में घुलनशील करते हैं, हम लोग जल में घुलाते हैं, तो ये सभी क्षार देते हैं। अब आपको एक बात अभी मैं बता दूं कि सभी जो ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये सभी पानी में घुलेंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो घुलते ही नहीं हैं या फिर बहुत ही कम घुलनशील रहते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑक्साइड्स हैं, इन्हें हम भस्म कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बेस ही हैं, लेकिन जो बेसिक ऑक्साइड्स पानी में घुल गए उसे हम एल्कली या क्षारक कहते हैं। तो ये फ़र्क आप लोग आगे और भी सीखेंगे। अभी मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दी हूँ। अब आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। जैसा आपको बताया गया है कि बहुत ही आसान है। जिंक का टुकड़ा लीजिए, मैंने आगे भी दिखाया था कि जिंक का टुकड़ा लिया और आपने H2SO4 उस पर डाला था और वो तुरंत जो है वह हाइड्रोजन गैस, फदफदाहट की आवाज़ आती है और गैस देने लगता है। यह क्रिया बहुत ही आसान है और इजीली आप कर सकते हैं। और फिर उस हाइड्रोजन गैस की आप पहचान करेंगे, एक मोमबत्ती उसके पास ले जाएंगे तो वो जोर से वो गैस पोप पोप की आवाज़ के साथ जल उठती है। तो ये हमारी पहचान है। इसका मैंने एक सरल इक्वेशन आपके लिए लिख दिया है, 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो एक जनरल आप इक्वेशन लिख लें, अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही कॉमन है अम्ल के साथ। क्षार के साथ उतना कॉमन नहीं है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है NaOH, तो यह जिंक के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। लेकिन यह सभी धातुओं के साथ ऐसी ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यह भी आगे आप लोग सीखेंगे कि क्यों नहीं कर पाता है।
तो हम लोग फिर से सीखें कि अम्ल और धातु बहुत ही आराम से रिएक्शंस देते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस वेरी इजीली। तो हाइड्रोजन गैस अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो हम जिंक ले लेंगे और उस पर अम्ल HCl या H2SO4 डालेंगे, हमको तुरंत गैस मिल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्षार के साथ, और आगे तो हम लोग को और भी मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस निकालने का कार्य नहीं करते हैं। तो अब हम इसके अगला भाग में चलेंगे। अब हम लोग धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे। 2 परख नली आप ले लेंगे लेबोरेटरी में, परख नली A और परख नली B उस पर साट देंगे। अब देखें कि कैसे रिएक्शन, ये धातु के कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इस पर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की क्या अभिक्रिया होती है। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। गैस को हम हमेशा ऊपर की ओर एरो देकर दिखाते हैं। दूसरा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन आ गया है, ये NaHCO3 प्लस HCl, और ये हो गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये आपने देखा कि इस दोनों अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। अब आप परख नली B में, ये दोनों के लिए अलग अलग आप करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल से ही आपको परख नली A के लिए आप एक ये रखेंगे, और फिर परख नली B में आप क्या रखेंगे, तो उसमें रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसकी पहचान करनी है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो आप जब चूना जल भी इसे कहते हैं, चूना जल में जब आपने उस गैस को जो उसमें निकली उसको प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे कि एक श्वेत अवक्षेप, इनसॉल्युबल जो भी सॉलिड मैटर्स है वो कहता है, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह जमा होता है, और उससे इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। तो यह साबित करता है कि वो जो गैस इसमें से निकली थी वो इसमें जब रिएक्शन हुआ, परख नली B में ये क्रिया हुई, तो यह एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त किया और ये कलर हो गया दूधिया। अब इसको हम लोग दूसरा और भी एक देखेंगे कि CaCO3 जो ये है श्वेत अवक्षेप, यह H2O और CO2, और अगर CO2 डाला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल 2। इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यह जल में घुलनशील हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट परख नली A, फिर से मैं दोहरा दूं, परख नली A है, सोडियम कार्बोनेट आपने लिया और उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई तो आपको एक गैस मिला NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये गैस CO2 है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए एक परख नली B में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल लेकर उस गैस को आपने उसके अंदर प्रवाहित किया, तो आपको मिला है श्वेत अवक्षेप दूधिया कलर, जो साबित करता है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसमें अगर और भी हम लोग लगातार डालते जाएंगे तो धीरे धीरे यह घुलनशील हो जाएगा। जो मैंने कहा कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है जो जमा हुआ है, यह अघुलनशील है, यह धीरे धीरे घुलने लगेगा जल में और यह बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यह जल में घुलनशील होता है तो बाद में ये दिखेगा नहीं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसकी आप पहचान भी करेंगे। अब हमारा आगे है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जैसा मैं बता रही थी कि आपको इंडिकेटर्स की आवश्यकता होगी, कब, जबकि आप अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो उसकी पहचान के लिए आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे।
यह क्रिया आप यहाँ देखें, एक सबसे सरल समीकरण मैंने आपके लिए लिखा है। यह है सबसे प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह है HCl। इन दोनों को रिएक्शन करते हैं बहुत तेज़ से, तुरंत ये रिएक्शन देता है और NaCl + H2O बन जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि ये क्षारीय थे और ये अम्लीय थे, लेकिन दोनों अपने गुणों को नष्ट कर लिया और दोनों ने अपने अपने गुणों को खोकर एक लवण, एक उदासीन विलयन बनाया। इसकी आप पहचान कर सकते हैं लिटमस पत्र से, तो आपको पता चलेगा कि कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये उदासीन है, लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्षार है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट भी बनेगा। हम आगे पढ़ेंगे फिर से इसको, जब लवण पढ़ेंगे। तो ये NaCl उदासीन विलयन ये बना है। तो हम एक जेनरिक एक इक्वेशन लिखते हैं, क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। इसी पर टाइट्रेशन जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, और टाइट्रेशन अभिक्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी कार्य है जो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो इसकी भूमिका में शुरुआत जो है वो इसी से आप हमेशा बताया जाता है। तो ये आप लोग सीखें और हमेशा याद रखें कि क्षार और अम्ल एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके उदासीन विलयन बनाते हैं, जिसमें लवण है और जल तो होगा ही। तो यह एक जनरल आपका समीकरण है। अब आप आगे देखें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मैंने बताया था कि वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वह जल में घुलकर क्षार बना दें, सब नहीं बना पाते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स इनका नाम होता है। और ये क्षार, एक मैंने CuO लिया है, यह बहुत ही नहीं के बराबर घुलता है, और CuO लेकिन नेचर है उसका बेसिक, तो वह फिर अम्ल के साथ लवण और जल ही देगा। तो ये आप याद रखेंगे कि क्षार और भस्म, धात्विक ऑक्साइड्स और धात्विक हाइड्रोक्साइड दो चीज़ है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्षारीय ही है, और यह अम्ल के साथ अपने जो गुणों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो होती है और लवण और जल बनते हैं। ये आगे और भी आप देखेंगे। इसके बाद मैं आती हूँ कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अब ये समानताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें समानता क्या है। आप लोग ग्लूकोज लेंगे, सबके घर में ग्लूकोज रहता ही है, और एक इथाइल अल्कोहल है, इसका भी उपयोग आपके लैब में होता है। और यह दोनों जो पदार्थ हैं, यह दोनों में विद्युत का संचालन, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, चूँकि यह विद्युत विच्छेदन क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस नहीं है। अब हम आगे देखेंगे तो ये दोनों को आप ध्यान से समझ लें कि ये सब नहीं कर सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाहित करना। अब दूसरा है कि आपने HCl लिया, H2SO4 लिया, आपको मैं बताई हूँ कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, खनिज अम्ल कहते हैं इसे, और यह तुरंत जैसे ही जल में इसको घोलते हैं यह आयंस में परिणत हो जाते हैं। H3O+, इसका तात्पर्य होता है असल में कि यह हाइड्रोजन आयन है, लेकिन चूंकि पानी में ही होगा इसीलिए हाइड्रोमियम आयन कहलाता है। H3O यानी H2O+ एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो ये जुड़कर H3O बन गया, और क्लोरीन ऋणायन निगेटिव। यहाँ देखिए ये H+ को H2O से मैं अलग से एक अभिक्रिया लिख दी हूँ कि H3O क्या है। तो एक H+ हमेशा जल के साथ ही रहता है और H3O बनाता है, इसलिए इसी तरह से आपको अपना समीकरण लिखना चाहिए। ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट बातें समझ में आएगी। तो यह हाइड्रोजन और जो क्लोरीन का विच्छेदन हुआ, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन एक फ्री हुआ है
और जिसके कारण तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए चित्र बनाई हूँ। आप लोग इसको बहुत ही सरल ये है, आप अपने शिक्षक के मदद से कक्षा में इसको करेंगे। यह तनु अम्लीय विलयन लिया गया है, या तो HCl लीजिए या H2SO4 लीजिए, दोनों में सेम ही होगा। इसमें एक रबर का कॉर्क नीचे में रखते हैं और उस पर 2 कील लगा देते हैं और उसको वोल्ट से 6 वोल्ट की बैटरी बहुत ही हल्का ले लेते हैं और एक बल्ब लगाकर एक स्विच लगा दिया गया। जैसे ही ये आरंभ होगी क्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव शुरू होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जल उठेगा। यह क्रिया आप अगर ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये भी डालें, फिर दोबारा ये करके देखा। और तीसरा आप देखेंगे NaOH। NaOH मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, तो इसलिए यह भी बहुत ही रेडिली, यानी जो जल्दी से आयंस में कन्वर्ट होंगे वही तो विद्युत धारा का प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ ये Na++ OH- ये क्षारीय है, हाइड्रोक्सिल आयन यह प्राप्त होता है और इससे विद्युत विच्छेदन हो गया इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसको बदल बदल कर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। पहले ग्लूकोज डालकर कर लेंगे, फिर आप HCl जल में घुला हुआ लेकर कर लेंगे और फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 3 इस तरह से इसको करके आप देखेंगे कि इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो ये हमें बताता है कि ये बहुत ही इजीली जो है यह इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विच्छेदन करने की क्षमता रखता है और ये सब क्रियाएं हमेशा जल की उपस्थिति में ही होगी। जल अगर नहीं होगा तो यह रिएक्शंस नहीं हो सकता है। इसकी भी पहचान अब आगे करेंगे। लेकिन अम्ल जो है वो तो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं और इस तरह से अब हम अम्ल की एक बड़ी परिभाषा सामने आती है कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन होगा उसे ही हम अम्ल कहते हैं। तो फाइनल इतना सारा कुछ करके हमने रिज़ल्ट क्या निकाला कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन विस्थाप्य हो, यानी वो आराम से उसमें से निकले। और जल के साथ ये होता है। अगर आप ड्राई रखेंगे तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया आता है तो HCl कोई प्रभाव नहीं दिखाता, ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। अब क्षार के साथ तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग क्षार है तो ये किया है, लेकिन ज़्यादातर जो वीक क्षार है वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वो विद्युत विच्छेदन इजीली कर ही नहीं पाते और इसीलिए वह विद्युत धारा प्रवाहित करने में बहुत ही धीमा गति से कर सकते हैं या नहीं भी होता है। तो यह भी मैंने यहाँ आपको लिख दिया है कि CO2 जल में बहुत कम घुलनशील होने के कारण यह क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये समानता देखा कि एसिड्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। और क्षार किसे कहते हैं तो जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोक्सिल मूलक हो, वो है एल्कली। उसे बेस ना समझें, भस्म ना समझें। तो अम्ल और क्षार में जल की मात्रा है, इसे हमेशा आप याद रखेंगे और इसी के उपस्थिति में यह आपका विद्युत विच्छेदन क्रिया कर पाता है और तभी आप विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यह आप दिखा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप अम्ल और क्षार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है और आप इसको जितना केमिस्ट्री ऐसा है, आप जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे और उसको अपने से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री लैब के लिए। आप आग जलाएं, टेस्ट ट्यूब को अपनी तरह रख लिया, बस कुछ घटना घट जाएगी। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड गलती से ले लिया तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी।
तो ये सब हमेशा आप जब जाएंगे कक्षा में, लैब वाले कक्षा में, प्रयोगशाला में, तो अत्यंत सावधानी का प्रयोग करेंगे। अपने घर में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सावधानी हमेशा रखना है। तो बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग को मेरे समझ से इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST
और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है, तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब
सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है। अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तब उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।
देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार।